हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। मैं हूं मोनिका और अपने पढ़ रहे थे ओवरहेड्स में अपने ने एब्सॉर्प्शन चालू कर दिया था। एग्जांपल नंबर 6 अपने ने खुद पूरा सॉल्व करके देखा था। आज बारी है एग्जांपल नंबर 7 की। आज ट्राई करेंगे कि 7 और 8 खत्म हो। तो 7 नंबर से चालू करते हैं। 7 नंबर क्या कहना चाहता है? एक मशीन शॉप कॉस्ट सेंटर जिसके अंदर 3 मशीन्स हैं जिनकी कैपेसिटी इक्वल है। टू ऑपरेट दिस 3 मशीन्स 9 ऑपरेटर्स आर रिक्वायर्ड। मतलब हर एक मशीन पे 3 ऑपरेटर हमें चाहिए होते हैं। दैट इज 3 ऑपरेटर्स ऑन ईच मशीन। ऑपरेटर्स आर पेड 20 रुपीज पर आवर। मतलब ऑपरेटर अगर 1 घंटे मशीन पे काम करेगा तो हमें उसे 20 रुपए देने हैं। द फैक्ट्री वर्क्स फॉर 48 आवर्स इन अ वीक। एक वीक में फैक्ट्री 48 आवर्स काम करती है। ओके, विच इंक्लूड 4 आवर्स ऑफ सेटअप कॉस्ट। अब 48 में से 4 घंटे मतलब पूरे वीक में 4 घंटे सिर्फ सेटअप करने में लग जाते हैं। मतलब वहां पे कुछ भी प्रोडक्शन नहीं होता है, आइडल टाइम की तरह। द वर्क इज जॉइंटली डन बाय द ऑपरेटर। 48 आवर्स ही ऑपरेटर भी काम करता है। द ऑपरेटर आर पेड फुल्ली। ऑपरेटर को हम लोग पूरा पे करते हैं फॉर 48 आवर्स। 48 आवर्स को हम लोग सिंपली अगर 4 घंटे सेटअप कॉस्ट में लग रहा है, मतलब सेटअप करने में लग रहा है, पर 4 घंटे ऑपरेटर तो वही है, वो भी उसकी हेल्प ही कर रहा है, मशीन को सेट वही तो कर रहा होगा। हम लोग तो उसको पूरा 48 आवर्स का पे करें, भले 4 घंटे में कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इन एडिशन दे आर पेड बोनस ऑफ 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। अब प्रोडक्टिव टाइम कितना हुआ? तो 48 आवर्स तो टोटल है, उसमें से 4 घंटे वेस्ट हो जाते हैं, तो 44 इज द प्रोडक्टिव टाइम। अब प्रोडक्टिव टाइम का 10% हम लोग उसे बोनस भी पे करते हैं। ओके, इतना भी ठीक है। धीरे धीरे कैलकुलेशन आगे लेके जाएंगे, अभी तो जितना क्वेश्चन में लिखा है हम लोग उसको समझ रहे हैं। कॉस्ट आर रिपोर्टेड फॉर दिस कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ 13 4 वीकली पीरियड। 13 4 वीकली पीरियड क्या होता है? मतलब 4 वीक्स के 13 पीरियड होंगे। मतलब 4 वीक करके जब 13 टाइम्स हो जाएगा ना, तब ये लोग अपनी कॉस्ट रिपोर्ट करेंगे, जिसका अभी अपने को कोई काम नहीं है कि ये 13 4 वीकली पीरियड। नेक्स्ट, द कंपनी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग मशीन आवर रेट। अब मशीन आवर रेट निकालने के लिए वो क्या करती है? इंक्लूड्स द डायरेक्ट वेजेस ऑफ द ऑपरेटर। ऑपरेटर की जो डायरेक्ट वेजेस है उसे प्लस करती है। ऑल्सो रिकम्पर्स द फैक्ट्री ओवरहेड एलोकेटेड टू द मशीन। जो फैक्ट्री ओवरहेड मशीन पे जाएंगे उसे भी काउंट करती है। द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड आर एप्लीकेबल टू द कॉन्सेंट। अब ये फॉलोइंग जितनी भी डिटेल्स है ये सारी अपने को अलोकेट करनी है। सिंपली जैसे अपने पहले करते थे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट है, पहले एलोकेशन कर लो, फिर उसके बाद अपोर्शन कर लो, देन उसका प्राइमरी आएगा, देन उसके अंदर री अपोर्शन करो तो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। वही चीजें यहाँ पे अपने को पहले एलोकेट ही करना है सिर्फ ये वाले क्वेश्चन में। तो पहला है डेप्रिसिएशन, देख लेंगे। दूसरा है मेंटेनेंस, तीसरा है कंज्यूमेबल पावर। फिर अब ये वाली जो चीजें है ना, ये तो अपने को टोटलिटी में देखनी पड़ेगी, क्योंकि अपने को एक एक टाइम का नहीं निकाल सकते। बट ये वाली चीजें अपने को दी ही उतने पीरियड के जितने का यू आर रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या है कि कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ रनिंग 1 मशीन। अब अपने पास 3 मशीन है, उसमें से सिर्फ एक ही मशीन की कॉस्ट निकालनी है और सिर्फ 4 वीक्स की निकालनी है, 4 वीक्स की। ओके, तो ऊपर वाला जो डेटा है ना, ये ये वाला जैसे है तो ये पूरे साल का है, ये वीक का है, तो ऐसे कुछ वीक में दिए होंगे, कुछ जो है वो क्या बोलते हैं साल में दिए होंगे। तो अपोर्शनमेंट ये वाला जो डेटा है ना, ये देखो ये पर एनम है, ये भी पर एनम है, तो इसको अपने को वीक में कन्वर्ट करके लेके आना पड़ेगा। तो चलो फिर क्वेश्चन चालू करते हैं और एक एक चीज को समझते हुए जाते हैं, जैसे एज यूजुअल अपने करते ही हैं कि पूरा क्वेश्चन स्टार्ट टू एंड अपने वर्किंग नोट के साथ लिखते हैं और आईसीए की बुक में से ही जितने क्वेश्चन दिए होते हैं वो अपने सारे सॉल्व करते हैं। तो 7 नंबर चालू करते हैं फिर। 7 नंबर, सबसे पहले इफेक्टिव आवर्स कितना है? इफेक्टिव वो तो अपने ने जब क्वेश्चन रीड किया था तभी निकाल लिया था, वापस निकाल लेते हैं। तो 48 आवर्स एक वीक में मशीन काम करती है, बट 4 घंटे तो उसके सेटअप में चले जाते हैं, तो एक वीक का ही हो गया। बट अपने को तो 4 वीक का चाहिए, तो इंटू 4 कर दो, तो 176 आवर्स जो है मशीन प्रोडक्टिवली काम करती है 4 हफ्तों में।
अब क्वेश्चन चालू करते हैं। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रनिंग 1 machine for a 4-week period। अब एक मशीन की कॉस्ट निकालनी है 4 हफ्तों के लिए, तो फिर चालू करते हैं। पर्टिकुलर्स, या अच्छे से लिखना चाहिए। अमाउंट अमाउंट अब मैंने 2 बार क्यों किया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी है जो टोटलिटी में दी है अपने को, और कुछ चीजें ऐसी है जो मशीन एक्सपेंस अपने अलग अलग करके करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टैंडिंग कॉस्ट है, स्टैंडिंग चार्जेस है। अब तुम्हारे क्वेश्चन में आईसीए के आंसर में इन लोगों ने ऐसे अलग अलग किया है, मैं तुम्हें अलग अलग करवा तो रही हूँ, बट एग्जाम में अगर तुम अलग ना करो और सारा साथ में लेके जाओ तो भी कुछ गलत नहीं होगा, सारा सेम ही रहेगा। ओके तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ तुम्हारा फाइनल। अब स्टैंडिंग कॉस्ट के ये सब मतलब मशीन चले कि ना चले, तुम्हें तो ये सारे खर्चे लगने ही वाले हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, रेंट 5,400 रुपए पर एनम है। तो पर एनम है तो इसको जितना भी पर एनम का डेटा है ना, एक बार एज इट इज पर एनम लिख दो, उसका टोटल करो और फिर साथ में उसको अपने 4 वीक पीरियड में ले जाएंगे। तो सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस, ज्यादा ही ठीक हो गया, ये सारा पर एनम है। तो पहला आया रेंट 5,400। सेकंड हीट एंड लाइट पर एनम 9,720। हीट एंड लाइट 9,720। थर्ड फोरमैन की सैलरी। अब फोरमैन की सैलरी तो जाएगी ना, भले मशीन प्रोड्यूस कर रही है नहीं कर रही है, उसकी प्रोडक्टिव आवर्स कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 12,960 तो अपने को देने ही पड़ेंगे। फोरमैन एंड ऑपरेटर आर डिफरेंट। हाँ 12,960। Then get other miscellaneous expenditure per annum is 18,000. Okay. Other miscellaneous. अब इसका टोटल कर लो, टोटल किसका करोगे तो ये 4 का, इट विल बी 46,080 रुपीज। तो ये आ गया स्टैंडिंग चार्जेस पर एनम। स्टैंडिंग चार्जेस को फिक्स चार्जेस भी बोल सकते हो तुम लोग, कि फिक्स चार्जेस हैं जो कि अपने प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे, तो अपनी मशीन कितनी चल रही है कितना प्रोड्यूस कर रही है, बट ये तो होंगे। अब इसको अपने वीकली लेके आते हैं। टोटल एक्सपेंस फॉर 1 मशीन फॉर 4 वीक्स, क्योंकि अपने को 4 हफ्ते का बोला है। अब सिंपली करना क्या है, 461080 ये 4 मशीन की कॉस्ट है। अपने को स्टार्टिंग में अपोर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर। अब ये कॉस्ट सेंटर है जिसके अंदर 3 मशीन है, ठीक है, तो ये 3 मशीन की कॉस्ट है, बट अपने को तो एक ही मशीन की चाहिए, तो इंटू 1/3। ठीक है। अब ये कितने वीक्स की है, तो ये 52 वीक्स की है, मतलब पूरे एनम की, मतलब पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, ये 52 वीक्स की है। तो और अपने को चाहिए 4 हफ्तों की, तो ये तुम्हारी इक्वेशन हो जाएगी।
कि ये जो कॉस्ट है, ये 3 मशीन की अपने को एक की चाहिए तो 1/3 कर दो। ये जो कॉस्ट है वो पूरे साल की अपने को तो सिर्फ 4 हफ्तों की चाहिए, तो पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, अपने को 4 की चाहिए तो × 4 कर दो, डिवाइड बाय 52 कर दो। तो ये इक्वेशन से तुम्हारा 4 वीकली फॉर 1 मशीन की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसको सही से लिख देती हूँ, ये तो मैं जस्ट तुम्हें एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा लिखा था। तो 46080 इंटू 1/3, बिकॉज 3 मशीन की कॉस्ट है। 3 मशीन की कॉस्ट है, तुम्हें कैसे पता चला? अपोर्शनमेंट टू द कॉस्ट सेंटर, पूरे कॉस्ट सेंटर की कॉस्ट है। और यहाँ पे क्या लिखा है? कॉस्ट सेंटर कंटेन्स 3 मशीनरी, कॉस्ट सेंटर के अंदर 3 मशीन है, इसलिए तुम्हें पता चला कि वो पूरे तीनों मशीनों की कॉस्ट है। इंटू 4 डिवाइड बाय 52, तो वैल्यू क्या आएगी? 1181। यह आ गई तुम्हारी एक मशीन की 4 हफ्तों की कॉस्ट। अब तुम सारे मतलब 4 4 हफ्तों की कॉस्ट में सारा डेटा लेके आओगे। अब सबसे पहले और स्टैंडिंग कॉस्ट क्या होगी? तो अब स्टैंडिंग कॉस्ट आएगी वेजेस। ऑपरेटर का खर्चा तो तुम्हें देना पड़ेगा ना, चाहे कितना भी प्रोड्यूस करा। अपने को बोला भी था कि ऑपरेटर को अपने पे करता है फॉर फुल्ली 48 आवर्स, तो कितने? 20 रुपए पर आवर। नाउ कम्स वेजेस। अब 48 आवर्स के लिए पे करते हैं, ठीक है? 20 रुपए पे करते हैं एक को, 1 घंटे के, तो 48 आवर्स हो गया। मतलब सिंपल, ये तुम्हें समझाना क्या चाहती हूँ मैं कि 48 आवर्स के लिए हम लोग उसको पे करते हैं, 20 रुपए 1 घंटे के, तो 48 × 20 हो गया। अब ऊपर ही लिखा था कि दैट इज 3 ऑपरेटर ऑन ईच मशीन, एक मशीन पे 3 ऑपरेटर है, तो ये खर्चा अपने को 3 को पे करने का। ये कितने का? 1 हफ्ते का, तो × 4 करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 4 हफ्तों का एक मशीन के 3 ऑपरेटर की कॉस्ट। ऐसे तुम्हें समझना पड़ेगा, ऐसे ये मल्टीप्लीकेशन जो है ना, ये देखने में बहुत इजी लगता है, बट तुम्हें थोड़ा सा दिमाग लगा के समझना होगा कि कैसे हो रहा है। सिंपली 48 आवर्स मशीन काम करती है, हम लोग उसको पूरा 48 आवर्स एक वीक में काम करती है, तो हम लोग वेजेस भी पूरे 48 आवर्स के देते हैं। भले उसमें से 4 घंटे आइडल टाइम है, हम लोग उसके पैसे नहीं काटते, 20 रुपए 1 घंटे के देते हैं, ठीक है? उसके बाद 3 लोग लगते हैं एक मशीन पे, और ये हो गया सारा हिसाब 1 हफ्ते का, तो अपने को 4 हफ्ते का चाहिए तो × 4, तो × 3 × 4। ये सारा मैं रफ कर देती हूँ, मैं जस्ट तुम्हें एक्सप्लेन कर रही थी कि ये कैसे हो रहा है। तो तुम्हें क्वेश्चन को ऑलवेज बहुत ध्यान से पढ़ना है कि ऐसी कोई मिस्टेक ना हो, कि या फिर तो तुम लोग ऐसा करते कि एक ही ऑपरेटर का लेके आते, वरना एक ही हफ्ते का हो सकता था, तो ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। तो 11,520। सेकेंड, ये ऊपर क्यों चला गया? छोड़ो। बोनस, हम लोग उसको बोनस भी पे करते हैं। अब बोनस कितना पे करते हैं? तो यहाँ पे लिखा था 10% ऑफ प्रोडक्टिव टाइम। प्रोडक्टिव टाइम कितना है? 44 आवर्स अ वीक, और × 4, तो अपने ने किया था 176 आवर्स प्रोडक्टिव टाइम है, तो 176 × 20 × 3 × 10%। अब पता चला ये कैसे हुआ? तो इतना प्रोडक्टिव टाइम है, 1 घंटे के 20 रुपए, 3 ऑपरेटर है मेरे पास, और उसका 10% बोनस है। इट इज 10,056, तो ये आ गई तुम्हारी स्टैंडिंग कॉस्ट 13,757.54। ओके, अब आता है रनिंग कॉस्ट पे, मशीन एक्सपेंस पे। रनिंग कॉस्ट में मशीन एक्सपेंस वर्ड यूज किया, सॉरी। मशीन एक्सपेंस कौन कौन से? ये जो ऊपर दिए थे ना, ये वाले मशीन एक्सपेंस है। सबसे पहला डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ईच मशीन इज 52,000, मतलब हर एक मशीन की कॉस्ट है 52,000। 10% पूरे साल का लगता है। अब पूरे साल में 52 वीक्स होते हैं, अपने को सिर्फ 4 हफ्ते का चाहिए, तो सबसे पहला आएगा डेप्रिसिएशन।
तो 52,000 इंटू 10% पर एनम आ गया, इंटू 4 डिवाइड बाय 52, तो मेरे को 4 हफ्तों का मिल गया, दैट विल बी 400 रुपए। सेकेंड, मेंटेनेंस एंड रिपेयर पर वीक पर मशीन 60 रुपए लगते हैं, एक हफ्ते का एक मशीन का 60 रुपए, तो इंटू 4 कर दो सिंपली, क्योंकि मेरे को 4 हफ्ते का चाहिए। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, तो 60 इंटू 4, 240। थर्ड वन, कंज्यूमेबल स्टोर पर वीक पर मशीन 75 पैसे लगता है, तो 75 इंटू 4 कर दो, तो कंज्यूमेबल स्टोर आ जाएगा। सेवेंटी फाइव इंटू 4, 300। नेक्स्ट, पावर 20 यूनिट्स पर आवर पर मशीन एट द रेट ऑफ 80 पैसा पर यूनिट। अब 20 यूनिट एक घंटे चलता है एक मशीन को, ओके, और 80 पैसे लगते हैं एक यूनिट के, तो नो पावर इज यूज ड्यूरिंग द सेटअप कॉस्ट। अब सिंपली तुम कर कैसे सकते हो, 20 यूनिट लगते हैं एक घंटे के लिए, तो 44 आवर्स, क्योंकि सेटअप कॉस्ट के टाइम पे कुछ नहीं लग रहा, तो सिंपली तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसा क्रॉस? 41 आवर्स में 20 यूनिट्स कंज्यूम होते हैं, ठीक है। अब 44 एक वीक का हो गया, तो तुम चाहो तो ऐसा कर लो कि पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इंटू 4 कर लो, पर इतना क्यों करना है, जब तुम इफेक्टिव निकाल के बैठे हो तो 176 आवर्स जब मशीन 4 हफ्तों में चलेगी तो कितना लगेगा, तो 176 इंटू 20। अब 80 पैसा पर यूनिट जा रहा है, तो 0.80। समझ आया कैसे हुआ? सिंपली एक घंटे मशीन काम करती है तो 20 यूनिट्स लगाती है, तो तुम्हें जानना है 176 आवर्स अगर मशीन काम करेगी तो कितने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बचपन में सीखा होगा, तो तुम्हें यहाँ की वैल्यू मिलेगी। अब एक यूनिट के अपने को पैसे जा रहे हैं 0.80, तो ये जो वैल्यू आएगी ये यहाँ पे रखोगे, इसका कितना, तो ये भी मल्टीप्लाई होगी ना, तो तुम डायरेक्टली यही लिख दो, तो यही मतलब हो जाएगा। ये हो सके तो तुम्हारी बुक में ऐसे साइड में लिख लेना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, कि बाद में तुम जब भी रिवाइज करने बैठो तुम्हें पता रहे कि वैल्यूज आई कैसे थी, वरना डायरेक्ट वैल्यू छाप दोगे टेक्स्ट बुक से तो कुछ नहीं होना फिर। लास्ट इज पावर, 176 hours into 20 units into 0.80 पैसा, तो इट विल बी 2816 टोटल ले आओ। अब 13,000 प्लस ये सारा करोगे, तो डायरेक्टली करोगे तो इट विल बी 7513.54, और इसका भी टोटल ले आओ जिसको तुम टोटल मशीन एक्सपेंस बोलोगे। इट विल बी 3007, अच्छे से लिखते हैं, 3756। अब तुम्हें क्या करना है, या फिर तो ऐसा करो इसका टोटल मतलब 13,000 में ये सब प्लस कर दो तो भी आ जाएगा तुम्हारा, और वरना जब इतना अच्छे से प्रेजेंट किया ही है तो इन दोनों टोटल को प्लस करके ये वाला तो आ जाएगा तुम्हारा टोटल एक्सपेंस 17,153। कॉस्ट तो आ गई तुम्हारी रिक्वायर्ड जो थी एक मशीन को चलाने की। अब मशीन आर रेट भी निकाल देता है, क्योंकि आंसर में निकाला है, भले क्वेश्चन में नहीं बोला है। और मशीन आवर रेट कैसे निकलेगा? सिंपली जितनी तुम्हारी कॉस्ट लगी है 17,153.54 डिवाइड बाय तुम्हारे इफेक्टिव आवर्स, तो आ जाएगा 99.51। खत्म। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। कॉस्ट इज लाइक तुम पहले क्वेश्चन आराम से पढ़ो, उसको समझो कि कहना क्या चाहता है, तो तुम्हारा आंसर बहुत इजीली आएगा। बहुत ओवरहेड्स इज जस्ट कैलकुलेशन,
तुम्हें बस कैलसी चलाना आना चाहिए और कुछ नहीं है। तो किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो देखना हो तो देख लो एक बार। हियर वी गो, ये आ गया तुम्हारा 99.51। अब एक नया टॉपिक चालू करता है, ट्रीटमेंट ऑफ अंडर एब्सॉर्ब्ड और ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड। व्हाट डू यू मीन बाय अंडर एब्सॉर्ब्ड एंड ओवर एब्सॉर्ब्ड? तो अब मैं तुम्हें एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज समझाती हूँ। सपोज तुमने बजट रखा है, बजट तो समझते हो ना, कोई भी खर्चा करने से पहले, कोई भी चीज प्लान करने से पहले तुम लोग बजट सोचते हो कि मैं फैमिली के साथ बाहर जा रहा हूँ तो 500 रुपए मेरा बजट है, 500 रुपए के अंदर ही खर्चा करूंगा, दैट इज बजट। तो कंपनीज भी वैसे ही बजट बनाती है कि उन्हें कितने यूनिट्स बनाने हैं और कितने पैसों में बनाना है। सपोज कंपनी ने बजट बनाया, बजटेड कि यूनिट्स होंगे कि मैं 10 यूनिट्स बनाऊंगा और एक यूनिट पे, एक यूनिट 10 रुपए का बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली 100 रुपए मेरे लगेंगे, कॉस्ट आएगी मेरी 100 रुपए। मतलब मैं अगर एक यूनिट बेचूंगा तो मेरी पहले तो 100 रुपए की कॉस्ट रिकवर होनी चाहिए और उसके बाद जो है मेरा प्रॉफिट आएगा। अब हर बार बजट जैसा नहीं होता ना, एक्चुअली में कुछ और होता है। एक्चुअली में यूनिट्स तो 10 ही बने, उसमें कोई है, पर एक यूनिट बनाने में मेरे को सपोज 11 रुपए लगे, 11 × 10, 110 रुपए हो गए। अब मेरे को एक यूनिट बनाने में 110 रुपए लग गए, बट मैं रिकवर कितना कर सकता हूँ? एक यूनिट पे 10 ही रुपए रिकवर कर सकता हूँ। तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा है जो मैं रिकवर नहीं कर पाया, दैट इज अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। ये हो गया तुम्हारा अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। क्योंकि तुमने क्या सोचा था कि मैं 10 रुपए में एक यूनिट बनाऊंगा, ठीक है, 10 यूनिट बना रहा हूं तो 100 रुपए में बन जाने चाहिए। तुम्हारे बने कितने में? 110 रुपए में। अब 10 रुपए जो एक्स्ट्रा लगे, तुमने क्या सोचा था कि एक यूनिट पे, एक यूनिट मैं बना के रखूंगा तो मेरे 10 रुपए के ओवरहेड्स रिकवर हो जाएंगे, बट वो तो हुआ ही नहीं, तुम्हारे ओवरहेड्स तो ज्यादा निकले। तो 10 रुपए रिकवर नहीं हो पाए कहीं से, उसे बोलते हैं अंडर एब्सॉर्ब। अब एक और सिनेरियो क्या हो सकता था कि तुमने यहाँ पे यूनिट्स बना लिए 90 रुपए में, 90 रुपए में तुम्हारे यूनिट्स बन गए, मतलब 9 रुपए ही लगे एक यूनिट बनाने में। तो जो 10 रुपए तुम्हारे एक्स्ट्रा बच गए, मतलब अब तुम एक और एक्स्ट्रा यूनिट बना के रखोगे और 10 रुपए एक्स्ट्रा एब्सॉर्ब करोगे, दैट इज ओवर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। मतलब 90 में तुम्हारा काम हो गया, तुम्हारे पास 10 एक्स्ट्रा बच गए, तो दैट इज अंडर एब्सॉर्ब एंड ओवर एब्सॉर्ब। अब इस चीज को मैंने अभी तो तुम्हें छोटे से एग्जांपल से समझाया और ये डिवाइड भी करेंगे अपने, मतलब प्रोसेस थोड़ी सी लेंथी लंबी होगी और वो अपने जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे ना वैसे वैसे तुम्हें पता चलेगा। वैसे तुम्हारी बुक में यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है तो मैं ऊपर ऊपर से एक्सप्लेन करने की ट्राई करती हूँ, क्योंकि आईसीआई का एग्जांपल है तो तुम गेस कर ही सकते हो कैसा है। सिंपली तुम्हारा बजट क्या था कि तुम 100 रुपए में 100 यूनिट्स बना रहे हो, ठीक है। अब एक्चुअली में तुम्हारे 110 रुपए लगे, यूनिट्स तो 100 ही बने, ठीक है। अब एब्सॉर्ब्ड अमाउंट कैसे निकालोगे तुम? तो वो वाली चीज कैसे आएगी? अब यहाँ पे तो ये फॉर्मूला रख के छोड़ दिया कि 1 में से 2 को डिवाइड करो इंटू 4 कर दो। सिंपली क्या है, मैं 100 रुपए लगा रही हूँ, कितने यूनिट्स बना रही हूँ? तो 100 यूनिट्स बना रही हूँ, मतलब एक यूनिट पे 1 रुपया मेरा रिकवर होना चाहिए। बट हुआ क्या, जब मेरे यूनिट 100 ही बने तो 1 रुपया मैं एक पे रिकवर कर रही हूँ तो रिकवर तो 100 ही रुपए होंगे, बट मेरी कॉस्ट तो 110 की है। तो जो 10 रुपए एक्स्ट्रा बचे वो मेरे अंडर एब्जॉर्प्शन हो गया। सिंपली नेक्स्ट वाला एग्जांपल 90 रुपए का। अब 90 कैसे, तो 1 रुपया मैं एक यूनिट पे रिकवर कर रही थी, ठीक है। अब मैंने 100 यूनिट पे कितना रिकवर किया होगा? 100 रुपए। मेरे कॉस्ट कितने आई? 90 की, 10 रुपए और है, तो दैट इज ओवर एब्सॉर्प्शन। तो ये कॉन्सेप्ट है अंडर एब्सॉर्प्शन और ओवर एब्सॉर्प्शन का। ये रहा यहाँ पे दिया भी है कि तुम कैसे डिटरमाइन करोगे। तो 100 रुपए मेरी लग रहे थे और 100 यूनिट्स बना रही थी, तो एक यूनिट पे 1 रुपया रिकवर कर रही थी। यहाँ पे जरूरी नहीं है हर बार यूनिट्स ही आए, अपने ने मेथड्स ऑफ एब्सॉर्प्शन में देखा था कि नीचे मशीन आर भी आ सकते हैं, कुछ और भी आएगा। तो ये रहा ट्रीटमेंट ऑफ अंडर और ओवर एब्सॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। तो ट्रीटमेंट क्या होगा, अब तुम्हारी बुक में इतना अच्छा सा चार्ट दिया ना, इसलिए मैंने
इसी में से पढ़ा रही हूँ। तुम्हारे क्वेश्चन में अंडर और ओवर एब्जॉर्ब है, इफ यस वो अमाउंट छोटी है, इफ यस तो उसे कॉस्टिंग पीएनएल में डाल दो। जैसे तुम्हारा फाइनेंशियल पीएनएल होता है जो तुम हर बार बनाते हो अभी तक 12th में 11th में, वो अलग होता है। और ये जो कॉस्ट में बनता है, कॉस्टिंग पीएनएल मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे खर्चे और इनकम यहाँ पे जाती है, तो तुम उसको कॉस्टिंग पीएनएल में डालो। अगर अमाउंट छोटी नहीं है देन इधर आओ। अब वो एबनॉर्मल रीजन की वजह से छोटी नहीं है, इफ यस तो उसे कॉस्टिंग पीएनएल में डालो। नो, नो मीन्स कि नॉर्मली ही हमारा अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है जिसकी अमाउंट छोटी नहीं है, तो तुम सप्लीमेंट्री रेट कैलकुलेट करोगे, फिर उसे चार्ज करोगे कॉस्ट ऑफ सेल्स में, फिनिश गुड्स में, डब्ल्यूआई में। अब ये तुम्हें समझ नहीं आया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री रेट एंड फिनिश गुड्स अकाउंट, तो वो तुम्हें मैं बताती हूँ। सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला ये रहा। व्हाट डू यू मीन बाय सप्लीमेंट्री रेट, मतलब जितना भी तुम्हारा अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है डिवाइड बाय जितने तुमने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। मतलब जब ऊपर वाले क्वेश्चन में अपना 10 रुपए हुआ था, अब यूनिट 100 प्रोड्यूस हुए, तो तुम 1 रुपया पर यूनिट एक्स्ट्रा चार्ज कर लो, ठीक है। मतलब 1 रुपया भी नहीं आएगा, 0.10 जैसा कुछ आएगा, तो वैसा तुम एक्स्ट्रा चार्ज कर लो हर एक यूनिट पे। मतलब हर एक यूनिट को 10.01 पे, मतलब ऐसा बेच लो, 10.10 पे बेच लो, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तो दैट इज सप्लीमेंट्री रेट, कि अगर तुम्हारा अंडर एब्जॉर्प्शन हो चुका है वरना ओवर एब्जॉर्प्शन हो चुका है, तो तुम जितने यूनिट तुम्हारे बने ना उस पे चार्ज कर लो, दैट इज सप्लीमेंट्री रेट। अब चार्ज का ट्रीटमेंट क्या होगा? अकाउंटिंग तुम्हें इसलिए दी है क्योंकि क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कि तुम क्या ट्रीट करोगे। तो इन केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन उसका उल्टा हो जाएगा ओवर एब्जॉर्प्शन में। तो अगर तुम्हारे यूनिट्स फिनिश गुड्स बन चुके हैं, ठीक है, तो जो भी सप्लीमेंट्री रेट आएगा, मतलब अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन डिवाइड बाय जितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए मल्टीप्लाई करोगे तो, क्योंकि यूनिट्स बन चुके हैं तो वो होगा स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में, क्योंकि फिनिश गुड्स हो चुके हैं। अब डब्ल्यूआईपी पड़ा है तुम्हारे पास, ठीक है, और अभी से तुमने पता चल चुका है कि कितने यूनिट्स बने हैं और कितना ओवरहेड रिकवर हुआ है। तो इक्विवेलेंट यूनिट्स क्या होता है? इक्विवेलेंट यूनिट्स मतलब 100 यूनिट्स डब्ल्यूआईपी में, मतलब 50% कंप्लीट है। मतलब तुम ऐसा कह सकते हो कि 50 यूनिट 100% कंप्लीट है। अब 100 यूनिट का 50% कंप्लीट होना और 50 यूनिट का 100% कंप्लीट होना सेम थिंग, तो उसे कहते हैं इक्विवेलेंट यूनिट। तो जो अपने ने 50 यूनिट कंसिडर किया ना, दैट आर इक्विवेलेंट यूनिट्स, इनटू सप्लीमेंट्री रेट करोगे और उसे स्टॉक ऑफ फिनिश सेमी फिनिश गुड्स में चार्ज। देन अब तुमने यूनिट्स बेच भी दिए, फिर तुम्हें पता चला कि अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो तुम कैसे चार्ज करोगे? तो यूनिट सोल्ड इनटू सप्लीमेंट्री रेट, वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में। अब ये सारा डेबिट हो रहा है क्योंकि अंडर एब्जॉर्प्शन है, क्योंकि अपना खर्चा है। अब सेम वे अगर ओवर एब्जॉर्प्शन हो तो ये सारे अकाउंट्स क्रेडिट कर देने। तुम्हें अकाउंटिंग से कोई मतलब है नहीं है, तुम्हें कोई लेन देन नहीं है, बट इट इज द थिंग कि अगर क्वेश्चन पूछे कि तुम क्या ट्रीट कर रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम फिनिश गुड्स पे सप्लीमेंट्री रेट लगा रहे हो तो तुम उसे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में डालोगे, इक्विवेलेंट यूनिट पे कर रहे हो तो सेमी फिनिश गुड्स पे, और यूनिट सोल्ड पे कर रहे हो तो कॉस्ट ऑफ सेल्स पे करोगे। सिर्फ इतना सा लॉजिक है इस चीज को करने का। अब एग्जाम्पल नंबर 8, ये एक एग्जाम्पल अपने और कर लेते हैं आज के दिन में, तो अब तुम्हें पता चल जाएगा कि सप्लीमेंट्री रेट होता क्या है और कैसे फंक्शन करता है। अब टोटल ओवरहेड एक्सपेंस ऑफ अ फैक्ट्री इज 4,46,380, टेकिंग इनटू अकाउंट द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द फैक्ट्री, ओवरहेड रिकवर हुए प्रोडक्शन में 1.25 पर आवर। मतलब अगर 1 घंटे प्रोडक्शन होगा तो 1.25 पर आवर की रिकवरी होगी, तो मेरे ओवरहेड्स इतने ओवरहेड्स पर आवर रिकवर होते हैं, ठीक है। द एक्चुअली द एक्चुअल आवर्स वर्क is this. Actual hour worked is 2,93,104. State, how would you proceed to close the accounts assuming besides 7,800 यूनिट प्रोड्यूस हुए थे, जिसमें से 7,000 ऑलरेडी बिक चुके हैं और 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, मतलब 100 यूनिट्स कंप्लीट है मेरे पास डब्ल्यूआईपी में। ऑन इन्वेस्टिगेशन इट वाज फाउंड दैट 50% ऑफ unabsorbed overhead was on account of increase in the cost of indirect material
एंड लेबर, मतलब ये नॉर्मल है। द रिमेनिंग 50% वॉज ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी, ये एबनॉर्मल है। तो ये अब जितना भी अपना ओवर या अंडर एब्जॉर्प्शन होगा उसका 50% जो है वो कॉस्टिंग पीएनएल में चार्ज हो जाएगा। बचा जो 50% है ना, वही अपने को जस्ट सप्लीमेंट्री रेट से लेके आना है। तो अपने क्वेश्चन चालू करते हैं और तुम्हें बताती हूँ कि कैसे कैलकुलेट होता है। तो सबसे पहले तो अपने ये कैलकुलेट करेंगे कितना अंडर और ओवर एब्जॉर्प्शन है। तो कैलकुलेशन, अभी तक अपने को पता नहीं है कि अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर है, वैसे तो तुम पता कर ही सकते हो। पता है यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि दिस इज अ केस ऑफ अंडर एब्जॉर्प्शन। कैसे? 2,09,301 आवर्स मशीन ने काम किया इंटू 215 करोगे, और अगर वो इससे कम आ रहा है तो दैट इज अंडर एब्जॉर्प्शन, अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो ओवर एब्जॉर्प्शन। कैसे? कि इतना फैक्ट्री ओवरहेड मैंने लगाया, 1 घंटे काम करेंगे तो फिर मेरा इतना रिकवर हो रहा है, और इतने घंटे काम किए तो कितना रिकवर हुआ। तो कैलकुलेशन ऑफ अंडर, तो फिर भी तुम्हें दिखाना है कि तुम्हें नहीं पता ओवर। अब अंडर एब्जॉर्प्शन है कि ओवर वो तुम्हें सॉल्व करने पे पता चल रहा है। एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवर हेड। तो सबसे पहले एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड एक्सपेंस इनकर, एक्चुअली कितना इनकर किया? 4,46,380 एक्चुअल इनकर किया। ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, तो 2,93,014 आवर्स हमने काम किया, और 1 घंटे के 1.25 रिकवर होता है, तो 3,66,380 रिकवर होना चाहिए, मतलब इतना ही रिकवर हुआ है। 80,000 जो है वो अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ तुम्हारा, जो रिकवर नहीं हुआ तो अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। अब तुम्हें क्या बोला था कि जितना भी तुम्हारा अंडर या ओवर एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसमें से 50% इज ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी। तो जो 50% ड्यू टू फैक्ट्री इनएफिशिएंसी है वो डायरेक्टली तुम कॉस्टिंग पैनल में चार्ज कर दो। तो 50% ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन, सॉरी डेप्रिसिएशन बोल रही हूँ मैं, ओवरहेड, दैट इज ऑब्वियसली 80,000 का 50% कितना होगा? 40,000 is to be charged to costing PNL। ओके, अब बचा कितना तुम्हारे पास ट्रीट करने को? 40,000। अब अपने सप्लीमेंट्री रेट निकालते हैं। तो ट्रीटमेंट ऑफ अनएब्सॉर्ब्ड ओवरहेड इन कॉस्ट अकाउंटिंग। सप्लीमेंट्री रेट का फॉर्मूला लगाते हैं। ₹40,000 डिवाइड बाय यूनिट्स, कितने मैन्युफैक्चर हुए, तो यूनिट्स कैसे पता लगाओगे तुम? तो यूनिट्स यहाँ पे दिए तुमको क्वेश्चन में कि तुमने 7,800 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, जिसमें से तुम 7,000 बेच चुके हो, और 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स जो हैं वो अभी भी तुम्हारे पास हैं, जो कि WIP में, बट वो कंप्लीट तो होंगे ना। तो 2 प्लस 200 इट विल बी टोटल 8,000 यूनिट्स हैं तुम्हारे पास। ओके, तो डिवाइड बाय 8,000, तो ₹5 पर यूनिट। यहाँ पे तुम इक्विवेलेंट नहीं लोगे, हाँ, यहाँ पे तुम इसका 100 नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अभी वो 200 इक्विवेलेंट यूनिट है। ऑलरेडी तुमको बोला ही है कि 200 इक्विवेलेंट है, ऐसा बोला ही नहीं है कि मैंने पहले जब वो क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था तो शायद मैंने यहाँ पे 100 ले लिया था, इट वॉज माई मिस्टेक। यहाँ पे लिखा ही है कि 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स है, मतलब इन एक्चुअल वहां पे 400 WIP में पड़े होंगे, तो 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स भी है। तो 7,800 प्लस 200 मतलब 8,000 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए हैं, तो ₹5 पर यूनिट मेरे को सप्लीमेंट्री रेट लगाना होगा ताकि मेरे ओवरहेड्स जो है वो
एब्जॉर्ब हो। तब कॉस्ट कहाँ जाएगी, तो स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में कितनी कॉस्ट जाएगी, तो सिंपली 7,800 यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किए थे, जिसमें से 7,000 बिक चुके हैं, तो मेरे पास 800 यूनिट जो है वो अभी फिनिश गुड्स में पड़े हैं। 800 इंटू 5। अब ये तो मैंने जस्ट अंडरस्टैंडिंग में लिखा कि अपने को पता कैसे चलेगा कि फिनिश गुड्स कितने हैं, कि 7,800 मैंने बनाए थे, उसमें से 7,000 बिक चुके हैं, तो बचे कितने 800 रुपए, मतलब 800 यूनिट्स, तो 800 इंटू 5, तो 4,000 रुपए मेरे स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में जाएंगे। अब WIP में कितने जाएंगे, तो 200 इक्विवेलेंट यूनिट्स हैं, 200 इक्विवेलेंट, ये तो डायरेक्ट ही दिया है कि 200 इक्विवेलेंट है, इंटू 5 करूंगी तो ये मेरा WIP हो जाएगा, तो इट विल बी 1,000 रुपीज। देन कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या जाता है, जो मेरे बिक चुके हैं, तो 7,000 यूनिट्स मेरे बिके थे, तो इंटू 5 कर दो, तो 35,000। ये तुम्हारा 40,000 ऐसे जाके पोर्शन अप्रोप्रिएट होगा। अब क्वेश्चन समझ आया होगा कि कैसे हुआ। सिंपली कुछ नहीं करना, जो मैंने तुम्हें ऊपर एक्सप्लेन किया था कि तुम्हारा अगर फिनिश गुड्स पड़ा है तुम उसको सप्लीमेंट्री रेट से मल्टीप्लाई, फिनिश गुड्स ऑब्वियसली हर बार स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में जाएगा, सेमी फिनिश गुड्स में जाएगा इक्विवेलेंट यूनिट, और यूनिट सोल्ड जो जाएगा वो कॉस्ट ऑफ सेल्स में जाएगा। तो वही करना है, पहले तो तुम्हें ये देखना है कि अंडर और ओवर एब्सॉर्ब्ड है कि नहीं है। अगर है तो वो अंडर है कि ओवर है। अगर वो अंडर है और वो अबनॉर्मल है, मतलब क्या बोलते हैं, नॉर्मली नहीं है, मैनेजमेंट की डेफिशिएंसी हो गई, फायर हो गई, ये सारे एबनॉर्मल रीजन है, तो वो कॉस्टिंग PNL में चार्ज होगा। अपने क्वेश्चन में क्या बोला कि 50% एबनॉर्मल है, मतलब इनएफिशिएंसी की वजह से, और 50% कॉस्ट बढ़ने की वजह से, लेबर कॉस्ट बढ़ने की वजह से, तो वो तो होता रहता है। तो 50% जो है एबनॉर्मल है, तो अपने ने डायरेक्टली कॉस्टिंग PNL में चार्ज कर दिया। अब इसका 50% मतलब 40,000 बचा। अब 40,000 को अपने को ट्रीट करना है, तो सबसे पहले सप्लीमेंट्री रेट निकालोगे। 40,000 डिवाइड बाय जितने यूनिट प्रोड्यूस किए, मतलब एक यूनिट पे 5 रुपए मेरे को रिकवर एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, तब जाके मेरी कॉस्ट एब्सॉर्ब होगी। तो पहले मैं स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स पे, तो स्टॉक कितना पड़ा है मेरे पास फिनिश गुड्स का, 800 यूनिट, इंटू 5 कर दो, 4,000 रुपीज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स में मैं चार्ज करूंगी तो रिकवर होगा। 200 इंटू 5,000 रुपए मैं WIP में चार्ज करूंगी, और जितने यूनिट्स बिक गए हैं उस पे भी मैं 5 रुपए चार्ज करूंगी, मतलब 35,000, तो आएगा मेरा 40,000 ऐसे रिकवर होगा। आई होप समझ आया होगा। ये था क्वेश्चन छोड़ो, एग्जाम्पल नंबर 8। अभी तक तो अपनी पूरी प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करनी बाकी है, तो वो जैसे जैसे सॉल्व करेंगे और पता चलेगा ये चीजों का, क्योंकि ये चीजों की थियरी पढ़ने से नहीं आती। जब तक तुम खुद से सॉल्व नहीं करोगे, सप्लीमेंट्री रेट के क्वेश्चन हो गए, एब्जॉर्प्शन, मतलब एब्जॉर्प्शन वाले क्वेश्चन तो स्पेशली, वरना नहीं पता चलेगा। तो मैंने तो एक्सप्लेन कर दिया। कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, मैं सॉल्व कर दूंगी, क्वेश्चन वापस भी कर लेंगे, अपने कोई इशू नहीं है। थैंक्स फॉर टुडे, आज के लिए इतना ही बहुत है। बाय बाय।